नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एफसीआरए के बारे में। जानेंगे क्या-क्या एफसीआरए के प्रोविजंस हैं, किस तरह से एनजीओज़ को भी हाल ही में एक एफिडेविट के थ्रू सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में ये सबमिट किया है कि एनजीओज़ का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो अनबंडल्ड फॉरेन फंड्स ला पाएँ। 2020 में एक अमेंडमेंट किया गया था एफसीआरए में और उसी के चलते यहाँ पे एनजीओज़ ने उसको चैलेंज किया। अब यहाँ पे कोर्ट में सेंटर ये कह रहा है कि जो भी फंड्स आते हैं बाहर से उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। ये कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं मिला हुआ किसी भी एनजीओ को कि वो अनलिमिटेड फंड्स बाहर से लेता रहे और हम उसको रेगुलेट ना कर पाएँ। यहाँ पे चर्चा हम करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट की, साथ ही साथ देखेंगे एग्जैक्टली कैसे ये 1970s में एक्ट लाया गया था, ओवर द टाइम इसमें क्या-क्या चेंजेस आए। इसका ऑब्जेक्टिव जैसे कि आप देखेंगे फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर को चेक करना है। मतलब कोई भी एनजीओ अगर भारत में काम कर रही है और वो बाहर से फंड्स अगर लेती है तो वो सरकार को पता होना चाहिए कि वो फंड्स कहाँ यूज़ हो रहा है। ऐसा ना हो कि वो फंड जो है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में यूज़ किया जाए और साथ ही साथ फॉरेन मनी जो है वो किसी भी तरह की हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटी या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। तो ये सारी चर्चा करेंगे, सब कुछ जानेंगे एग्ज़ैक्टली। स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएँगे। कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जानने की कोशिश करते हैं एफसीआरए आया कहाँ से, इसका इवोल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहले एनजीओ के बारे में समझते हैं कि एनजीओ एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सोशल कॉजेस के लिए काम करती है। कहा जाता है ये सिविल सोसाइटी होती है। जैसे गवर्नमेंट अगर कई जगह पे नहीं पहुंच पाती है, गवर्नमेंट जो काम कर रही होती है पब्लिक गवर्नेंस को लेके, पब्लिक बेनिफिट को लेके, ये उसी को सपोर्ट करती है। मतलब एक सेकंड लेयर कह सकते हैं ये काम करती है कि अगर कहीं पे भी कुछ गवर्नमेंटल एक्शन छूट जाता है, लोगों का वेलफेयर नहीं हो पाता, तो वहाँ पे एनजीओज़ जो हैं वो सारे काम करती हैं जो सरकार का दायित्व होता है। तो इन्हें कई बार माना जाता है कि क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं किसी भी तरह के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी तरह के वेलफेयर के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एनजीओज़ अपना काम ठीक से कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, ये कैसे पता चलेगा? अब कोई भी अगर ये फंड फॉरेन से ले रही है, ऑब्वियस सी बात है कि लेट अस से किसी एनजीओ को कोई वेलफेयरिस्ट मेजर लेना है, फ्री में फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है, फ्री में वैक्सीनेशन करानी है, फ्री में कोई भी ऐसा उनको स्टेप लेना है या कोई भी ऐसा काम करना है जो सरकार करती है। तो ऐसे में उनको फंड्स चाहिए होंगे। अब फंड्स का सोर्स लेजिटिमेट है, इल्लेजिटिमेट है, ये भी चेक करना ज़रूरी है। फंड्स किस इंटेंशन से आ रहे हैं, ये भी चेक करना ज़रूरी है। तो इसके लिए एफसीआरए जो है वो लाया गया था। एफसीआरए को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे इसकी यूटिलाइज़ेशन को, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशंस के यूटिलाइज़ेशन को सरकार जो है वो रेगुलेट कर सके और अपनी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बचा के रख सके। अब 1976 की बात करेंगे। 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब ये लाई थी तो कहा जाता है कि उस समय के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि सरकार किसी भी इस तरह के फंड्स को भारत में नहीं लाना चाहती थी या नहीं अलाउ करना चाहती थी जो सरकार के ही अगेंस्ट पॉलिटिकल एजेंडा खड़ा करें। तो ये इमरजेंसी के समय में इसको लाया गया था। आइडिया यही था कि एक प्रिवेंटिव मेजर बन जाए जिससे ऑपोजिशन को चैलेंज किया जाए, ऑपोजिशन को जो फंडिंग्स आ रही है इन द नेम ऑफ एनजीओज, इन द नेम ऑफ सिविल सोसाइटी, वो रोक ली जाए। अब ओवर द टाइम इस एक्ट का जो पर्पस है वो बदला है। इनफैक्ट 2010 में इस एक्ट को दोबारा से चेंज किया गया था। 2020 में फर्दर इसमें फ्रेश अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। अब जो नया एक्ट है उसका पर्पस ये है कि आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो और कंट्रोल करो एनजीओज़ को। मतलब आप ये देखो कि एनजीओज़ जो है वो फंड्स जो ला रही हैं वो फंड्स ठीक हैं या नहीं हैं। 2010 से इस एक्ट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। 76 में एक्ट आया, 2010 में इसको कंप्लीटली चेंज कर दिया गया, ओवरऑल कर दिया गया और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है लाई गई। यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन भी दी गई कि कोई भी ऐसा डोनेशन या ट्रांसफर किसी भी करेंसी में अगर आता है भारत में, उसको हम फॉरेन सोर्स मानेंगे, फॉरेन ट्रांसफर मानेंगे। अब वो फॉरेन आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट भी अगर कोई एनजीओ अर्न कर रहा है, लेट अस से कोई पैसा उसके अकाउंट में पड़ा, उस पे इंटरेस्ट भी अर्न कर रहा है, तो वो भी हम उसको एफसी में इंक्लूड करेंगे। कोई भी इनकम जनरेट होती है, अगर आप एफसी से एसेट्स क्रिएट करते हैं, उससे इनकम जनरेट होती है। कोई भी फॉरेन शेयर कैपिटल इन्फ्यूज़ किया जाता है किसी कंपनी के थ्रू, तो वो सब कुछ यहाँ पे आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन में लाएँगे। कोई अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, कोई भी लोन सब्सिडाइज़्ड रेट पे आप लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, फॉरेन सोर्स से, या कोई एनजीओ लेती है, तो वो सब यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में आएँगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये है कि अगर हाँ, कोई ऐसी अर्निंग है जो फॉरेन क्लाइंट से आ रही है इन लिeu ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड। लेट अस से आपने किसी फॉरेन की कंपनी को कोई सर्विसेज़ दी, एनजीओ ने कोई सर्विस दी, अब उससे अगर कोई पैसा आ रहा है, सर्विस देने से कोई पैसा आ रहा है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। वो तो देखिए सीधी-सी बात है, इनकम में आ जाएगा। टेक्निकली स्पीकिंग कोई भी ऐसी डोनेशन अगर आ रही है, कोई भी ऐसा पैसा आ रहा है, जिसके बदले में आप कोई सर्विस नहीं दे रहे, एनजीओ कोई सर्विस नहीं दे रही, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में
गिना जाएगा। सबसे बड़ा तो एनआरआई की डोनेशंस हैं, ठीक है? एनआरआईज़ में वो जो सिर्फ़ पर्सन ओरिएंटेड डोनेशन आ रही है इंडियन ओरिजिन की, उनके केस में यहाँ पे ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं गिना जाएगा। लेकिन हाँ, डोनेशन किसी इंडियन के थ्रू आ रही है और लेकिन उसकी नेशनैलिटी अब फॉरेनर हो गई, मतलब फॉरेन की हो गई है, वो एक एनआरआई नॉन रेज़िडेंट, अगर वो कह सकते हैं कि एक इंडियन रहा है लेकिन अभी उसकी जो नेशनैलिटी है वो किसी और कंट्री की है, तो वहाँ पे अगर वो कोई पैसा भेजता है तो वो एफसी में गिना जाएगा। अब 2010 के एक्ट की बात कर लेते हैं, क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं। देखो 2010 से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किया गया। उस समय देखा गया था कि कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस थी, एनजीओज़ थी जिन्होंने कुछ एक ऐसे पेपर्स पब्लिश किए यूजुअली आरएसएस के अगेंस्ट या और गवर्नमेंट या और अदर बॉडीज़ के अगेंस्ट, तो तब से इसको थोड़ा स्ट्रिंजेंट करना पड़ा। इनफैक्ट 13 एनजीओज़ को तो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भी गया था और फाइनली ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है इसको 2010 में आपने देखा चेंज किया। वैसे प्रक्रिया चेंज करने का या बिल को स्ट्रेंथन करने का प्रोसेस 2005 में शुरू हो गया था। फाइनली वो जाते-जाते 2010 तक वो अमेंडमेंट पास हो पाया, राज्यसभा, लोकसभा में पास हो पाया और एफसीआरए को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया। अब बात आती है 2010 का जो एफसीआरए है वो कहाँ-कहाँ एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया में। वो उन इंडियंस पे भी एप्लीकेबल है जो भारत के बाहर रहते हैं या फिर लेट अस से कोई भी सब्सिडरी है, कोई एनजीओ अगर इंडिया में है, इंडिया का एनजीओ है, उसकी कोई सब्सिडरी बाहर अफ्रीका में काम कर रही है, तो ये एक्ट उस पे भी अप्लाई होगा। एम बस यही है कि फॉरेन फंड्स जो आ रहे हैं वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर ना करें, हार्म ना करें। जो भी डोनेशंस आ रही हैं, जो भी ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो रहा है, वो सब जो है सरकार के देख-रेख में रहे। इसके लिए अलग डेफिनेशंस को डाला गया, एसोसिएशन की एक डेफिनेशन डाली गई कि कौन-कौन उसमें एसोसिएटेड माना जाएगा, ऑथराइज्ड पर्सन कौन है, ठीक है? उसके बाद बैंक के भी रेफरेंस को दिया गया कि किस तरह से बैंक अकाउंट भी मेंटेन करने हैं। तो ये बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, ये सब यहाँ पे डाली गई कि कैंडिडेचर क्या होगा, सर्टिफिकेशन क्या होगा, कंपनी कैसे यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो रीसेंट डेवलपमेंट्स यही हैं, हमें जो डिस्कस करने हैं, जिसको लेके अभी कोर्ट में भी चर्चा चल रही है, कोर्ट में जिसको लेके लिटिगेशन चल रही है, वो है 2020 के अमेंडमेंट्स। अब क्या हुआ, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने 2020 में कुछ अमेंडमेंट्स किए। अमेंडमेंट्स में था क्या? अमेंडमेंट्स में ये था कि 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ फॉरेन लाइसेंसेस को या फॉरेन एनजीओज़ को के लाइसेंस को कैंसल किया था लगभग। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने फॉरेन डोनेशन ली और सरकार को बताया नहीं या फिर उसका यूटिलाइज़ेशन सरकार के अकॉर्डिंग नहीं किया। अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ है, नवसृजन है, इंडिया सोशल एक्शन फोरम है, इसको लेके इंसाफ ने चैलेंज किया 2020 के अमेंडमेंट को और यही अभी केस जो है कोर्ट में चल रहा है। तो इंडिया सोशल एक्शन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया कि सरकार जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट कर रही है, जिस पे सरकार कह रही है हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ रेगुलेट कर रहे हैं। आप जो पैसा भारत में लेके आते हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ यूज हो रहा है और क्या किस पर्पज से लाया जा रहा है। यहाँ पे सेक्शन 5 का हवाला देते हुए सरकार कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफाई कर सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पॉलिटिकल नेचर में काम कर रही है। अब सरकार ये कह रही है कि आप तो एनजीओ चला रहे हैं, लेकिन आप जो टारगेट कर रहे हैं, आप जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, सरकार को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए कहा गया कि ये जो है, ये वॉयलेटिव है और इसलिए हम इसे प्रोहिबिट करेंगे। जबकि एनजीओ का कहना है कि आप हमारा आर्टिकल 14, 19(1)(a), 19(1)(c), 21 जो है, वो इन्फ्रिंज कर रहे हैं। तो इसको लेके अभी भी कोर्ट क्या फाइनल डिसीजन देता है वो पता चलेगा, लेकिन अभी हम ये समझें कि एफसीआरए 2020 को लेके सरकार का ये कहना है कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। आप एनजीओ चलाइए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उस एनजीओ को पॉलिटिकली मोटिवेट करेंगे, पॉलिटिकल इश्यूज़ में अगर आप इंक्लूड होने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें आपको रोकना पड़ेगा। साथ ही साथ इस एक्ट में एक प्रोहिबिशन की भी बात की गई थी, 2020 में जो अमेंडमेंट आया है, कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कैसे प्रोहिबिट करना है, ठीक है? यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट पब्लिक सर्वेंट की भी डेफिनेशन को चेंज किया गया। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो कोई भी सर्विस के लिए पे करता है या फिर कोई भी सर्विस लेता है और उसके लिए रेमुनरेशन उसको सरकार से मिलता है, तो वो इस तरह की एनजीओज़ का पार्टिसिपेंट नहीं बनेगा। साथ ही साथ ये कहा गया कि कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर ट्रांसफ़र होके आता है, तो वो सिर्फ़ ऑथराइज़्ड बैंक अकाउंट में ही जाएगा। जितनी भी एनजीओज़ हैं, अगर ये एफसीआरए से फंड्स लेती हैं तो उनको एक अपना एफसीआरए बैंक अकाउंट देना पड़ता है और वो एफसीआरए बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं वो अब एफसीआरए के अकॉर्डिंग सरकार के पास रहती हैं। तो यही कहा गया बिल में कि एक बार कोई पैसा एफसीआरए डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में आ गया, लेट अस से ए एनजीओ के एफसीआरए वाले बैंक अकाउंट में आ गया, तो वहाँ से पैसा किसी और बैंक अकाउंट में नहीं ले जाया जाएगा। पहले ये सब चीज़ें अलाउ थी, तो ये लोग क्या करते थे कि पैसा एक बैंक अकाउंट में मंगा लेते थे और फिर फर्दर उसको डिवाइड कर देते थे। तो इसलिए कहा किसी इंडिविजुअल को नहीं जाएगा, किसी और बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, आपको वहीं से उसको यूज़ करना है और सरकार को बताना है कि आपने कहाँ-कहाँ खर्च किया। आधार को नेसेसरी कर दिया है कि अगर आपको
जो भी पर्सन है यहाँ पे अगर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, तो उनको सरकार से सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है और आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन उनका ज़रूरी है। कोई भी रिन्यूअल कराना चाहता है, तो उसके लिए प्रायर परमिशन होनी ज़रूरी है, या फिर कोई भी पर्सन अगर रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार के पास जा रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना चाह रहा है, तो वो सरकार को प्रिस्क्राइब मैनर में, सरकार ने पूरा एक मैनर दिया हुआ है, आप जाएँगे, तो सर पूरा का पूरा एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जिसके थ्रू एप्लीकेशन फाइल करनी है, उसी के थ्रू आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो आपको सारे आइडेंटिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, तभी आपको एफसीआरए का पैसा लाना अलाउ किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, एफसीआरए के अकाउंट्स जो हैं वो सिर्फ शेड्यूल बैंक में ही खोले जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि आपने उनको फॉरेन बैंक्स में खोल लिया जिस पे आरबीआई का होल्ड नहीं है। तो शेड्यूल बैंक्स में ही आप उन अकाउंट्स को खोलेंगे और उन्हीं अकाउंट में आप उन्हीं अकाउंट से इनको चलाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे स्टेट बैंक को कहा गया डेजिग्नेटेड बैंक है, तो कोशिश ये करो कि आप सारा पैसा जो है इसी बैंक की ब्रांचेस में लेके आओ। कोई भी अगर आप किसी और डिपॉजिट के थ्रू पैसा ला रहे हैं, किसी और अकाउंट के थ्रू पैसा ला रहे हैं, तो वो अब अलाउड नहीं है। सबसे बड़ी बात है यूटिलाइजेशन, जिस काम के लिए पैसा आया उसी काम के लिए यूज़ होगा, इधर उधर वो पैसा नहीं जाएगा। अगर कोई भी अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, तो ये बेसिकली आप सरकार को बताइए क्यों अनयूटिलाइज रह गया, आगे इसको कैसे यूज़ करेंगे। आप ऐसा ना हो कि उस पैसे को लेटस से वो वैक्सीनेशन के लिए लाया गया था, लेट अस से वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाया गया था और उससे पैसा बच गया, अब आप उसको दूसरी एक्टिविटीज़ में लेके जा रहे हैं, वो अलाउड नहीं है। अल्टीमेटली यही है कि जिस पर्पज़ के लिए आया है तभी होगा। दूसरी बात है कि अगर उस एनजीओ का लाइसेंस जो है ख़त्म हो रहा है, एफसीआरए का लाइसेंस अगर आपका ख़त्म हो रहा है, तो वो 6 महीने के अंदर-अंदर, मतलब एक्सपायर होने से 6 महीने पहले आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। सरकार को अब इतना समय चाहिए आपके एनजीओ को रिन्यू करने के लिए। सबसे बड़ी बात है, रिन्यू करने से पहले सरकार इंक्वायरी कर सकती है, दोबारा से आपसे डॉक्यूमेंट्स माँग सकती है, सारे प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड्स देख सकती है, आपके सारे रिकॉर्ड्स देख सकती है। और अगर सरकार इस बात से संतुष्ट है कि आप एफसीआरए का फंड ले सकते हैं, मतलब आप फॉरेन फंड्स ले सकते हैं, तभी आपको एफसीआरए सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर सरकार असंतुष्ट है, पिछली बार आपने इस तरह का सर्टिफिकेट लिया है, सरकार आपको फिर से डिनाई कर सकती है। तो सारी बातें यही हैं कि जितना भी फंड आ रहा है, वो आप मेक श्योर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है, आप उसी कॉज़ में खर्च करिए। यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने कैप भी लगा दिया है। कई बार क्या होता था, एनजीओज़ क्या करते हैं, लेट अस से 1 करोड़ रुपए आया, तो कहते थे 50 करोड़, 50 लाख तो हमारा खर्चा हो गया और 50 लाख हमने उस पर्पज़ में लगा दिया जिसके लिए आया था। और ये हम मिसयूज़ कर लेते थे, मतलब एनजीओज़ मिसयूज़ कर लेती थी। तो इसलिए सरकार ने कहा कि 20% से ज़्यादा आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा नहीं करेंगे और 80% आपको कॉज़ में ही पैसा खर्च करना पड़ेगा, मतलब फंड का डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सरकार को लगता है कि अगर आपको अब आप नहीं चला रहे हैं, तो आप उसका जो सर्टिफिकेट है वो सरेंडर कर दें। ठीक है, तो सरकार सरेंडर करवा सकती है, सस्पेंड कर सकती है। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड कर सकती है रजिस्ट्रेशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। ठीक है, ये पहले था, लेकिन अब क्या है कि अगर सरकार को लगता है कि और ज़्यादा समय के लिए सस्पेंशन ज़रूरी है, तो एडिशनल 180 दिन के लिए किया जा सकता है। अब यही इसका क्रिटिसिज्म कोर्ट में है कि नेशनल इंटरेस्ट में देखो एनजीओज़ काम करती हैं, ये बहुत ज़्यादा ऐसा लॉ है जो एनजीओज़ के अगेंस्ट है। अब देखते हैं कोर्ट का क्या कहना है। अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि ये एक जो कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने की टेक्नीक है, बहुत पुरानी चलती आ रही है, लॉज़ बहुत पुराने हैं। सरकार इनको अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कर रही है क्योंकि देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी नेसेसरी है। लेकिन साथ-साथ एक बैलेंस भी स्ट्राइक करना पड़ेगा कि एनजीओज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सिविल सोसाइटी का पार्ट होती हैं। सरकार की एब्सेंस में वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क करती हैं, तो हम उनके भी रोल को निगेट ना करें। सरकार यहाँ पे एक बैलेंस बना के चले कि उनको एफसीआरए के नॉर्म्स फॉलो करने पड़े, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट ना हो और डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस ना हो। तो ये सारी चीज़ें सरकार को करनी पड़ेंगी क्योंकि एनजीओ भी बहुत नेसेसरी है और एनजीओ स्टेट एसोसिएशन जो है, वो आपने देखा होगा हर कंट्री में डेवलपमेंट करता है। यानी गवर्नमेंट प्लस एनजीओ मिलके बहुत बेटर कर सकती हैं। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इनफैक्ट कोविड-19 का भी एग्जाम्पल देते हुए कोर्ट में यही कहा गया कि बहुत एनजीओज़ ने बहुत सारा काम किया है, तो एनजीओज़ के भी कंट्रीब्यूशन को आप नज़रअंदाज मत करिए। उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने दीजिए, आप रेगुलेशन करिए, लेकिन रेगुलेशन ठीक से होना चाहिए। तो आशा करता हूँ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे इस तरह के अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।